हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी की क्लास है जिसमें हम वायुमंडलीय दबाव को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। वायुमंडलीय दबाव क्या है और यह किसके कारण होता है, यानी कि वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि वायुमंडलीय दबाव है क्या। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण भारी है और इसके नीचे की कोई भी चीज नीचे ढकेल दी जाती है। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह पर एक विशिष्ट स्थान के ऊपर हवा का भार है। इसका पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर का दबाव भी कहा जाता है क्योंकि इसे बैरोमीटर का उपयोग करके मापा जा सकता है। मिलीबार यानी कि एमबी या किलो पास्कल यानी कि केपीए माप की सबसे आम इकाइयां हैं वायुमंडलीय दबाव की। विभिन्न ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होता है। समुद्र तल पर दबाव सबसे अधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने पर दबाव कम हो जाता है क्योंकि हवा के अणु उनके ऊपर हवा के भार से दब जाते हैं। समुद्र तल पर हवा सबसे भारी होती है। चूंकि हवा के अणु पृथ्वी की सतह से दूर जाने पर अधिक स्थान से अलग हो जाते हैं, हवा हल्की हो जाती है। यानी कि देखो, सीधी सी बात है कि आप जो जमीन की बिल्कुल सतह है, समुद्र तल है, वहां पर सबसे ज्यादा आपके ऊपर हवा होगी और सबसे ज्यादा भार होगा, तो इसीलिए वहां पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। जबकि जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 400 मीटर ऊपर गए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो वायु है उसी का तो दबाव पड़ रहा है, उसकी मात्रा कम होती जा रही है, तो वायुदाब भी कम होता जाएगा। ये बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझने का कि क्यों जो है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता जाता है। ठीक, तो आइए आगे देखें। वायु का भार कम होने से वायुदाब कम हो जाता है। समुद्र तल पर हवा का दबाव लगभग 1000 एमबी यानी कि 100 केपीए है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर दबाव लगभग 300 एमबी तक कम हो जाता है, जो 29,032 फीट यानी कि 8.85 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर 30 केपीए का दबाव होता है। 31 मील यानी कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली है कि यह केवल 1 एमबी का दबाव डालती है। 5000 फीट पर वायुमंडलीय दबाव इतना कम है कि कुछ व्यक्तियों में पहाड़ी यानी कि जो बीमारी है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो बीमारी और अन्य गंभीर चिकित्सा कठिनाइयों का कारण बन सकता है। यानी कि आप 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएं या 1500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो हो सकता है कि आपको सांस लेने में कुछ लोगों को दिक्कत होने लगे। तो इस तरीके की चिकित्सा संबंधी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अब हम ये देखते हैं। धरातल पर वायु का दाब ना तो सर्वत्र समान ही होता है और ना यह सदैव ही एक समान रहता है। कहने का मतलब कि सभी जगह पर वायु दाब एक बराबर नहीं रहता है और किसी एक ही जगह पर अलग अलग समय पर वायु दाब एक बराबर नहीं रहता है, बदलता रहता है। वरन स्थान और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आता है। वायुदाब में इस परिवर्तन पर निम्न तथ्यों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इसमें पहला क्या है? पहला है तापमान यानी कि टेम्परेचर। वायुदाब और तापमान में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। वायु का तापमान बढ़ जाने पर उसका आयतन बढ़ जाता है और उसके भार और दबाव में कमी हो जाती है। जब वायु का तापमान घटता है तो वायु सिकुड़ती है, जिससे वहां निकटवर्ती भागों से और वायु आ जाती है। फलस्वरूप वायु का घनत्व बढ़ जाता है और उसका दबाव अधिक हो जाता है। इस प्रकार तापमान के परिवर्तन के साथ वायुदाब भी घटता बढ़ता है। ध्यान रखें इस बात का कि सामान्य दशाओं में वायुदाब और तापमान में विलोम संबंध है। यदि वायु का तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है और यदि तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। ये बात जो है आप लोग अपने मन में अच्छे से बैठा लीजिए। ध्रुवों पर अधिक वायुदाब तथा विषुवत रेखा पर कम वायुदाब पाए जाने का यही कारण है। दूसरा जो है प्रभावी कारक है ऊंचाई यानी कि हाइट। वायु का अधिकांश भार उसकी नीचे की परतों में होता है।
क्योंकि धरातल की निकटवर्ती वायु पर ऊपरी तहों का भार पड़ता है। यही वजह है कि जो है जितना हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम हो जाता है, जितना नीचे आते हैं तो वायुदाब बढ़ जाता है। जल वाष्प, धूल के कण तथा भारी गैसें भी धरातल से कुछ ही ऊंचाई तक सीमित रहती हैं। अतः धरातल के समीप की वायु घनी और भारी होती है। ऊपर जाने पर वायु हल्की और पतली होती जाती है। इसलिए जो जो हम ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होता जाता है। सामान्यतः समुद्र तल पर वायुदाब 1013.2 मिलीबार रहता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर 976.5 एवं 600 मीटर की ऊंचाई पर गिरकर 942 मिलीबार हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5500 मीटर की ऊंचाई पर वही वायुदाब गिरकर 506 मिलीबार रह जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायु इतनी हल्की हो जाती है कि न केवल सांस लेना कठिन हो जाता है बल्कि मूर्छा भी आ जाती है, यानी कि बेहोश भी इंसान हो सकता है। इसलिए पर्वतारोही और वायुयान चालक अपने साथ सदैव ऑक्सीजन के थैले रखते हैं। तीसरा है जलवाष्प, यानी कि जो वाटर वेपर होती है। यह वायु से हल्की होती है, अतः वायु में जितनी ही वाष्प मिली रहती है वायु उतनी ही हल्की होती है। फलस्वरूप वायु जितनी हल्की होती है उसका दबाव उतना ही कम होता है। मौसम के अनुसार वायु में वाष्प की मात्रा बदलती रहती है। इस कारण वायुदाब भी घटता बढ़ता रहता है। वर्षा काल में वायुदाब कम तथा शुष्क मौसम में अधिक होता है, क्योंकि वर्षा काल में जो है उसमें वेपर की मात्रा अधिक हो जाती है। चौथा है पृथ्वी की घूर्णन गति। आप तो जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है, तो उसका क्या असर है। पृथ्वी की घूर्णन की गति के कारण अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रभावित होकर विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के आसपास की वायु अपने स्थान से हटकर मध्यवर्ती अक्षांशों की ओर चलने लगती है। परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के आसपास कम वायुदाब की मेखलाएं बन जाती हैं और मध्यवर्ती अक्षांश जो हैं वहां पर अधिक वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं। ये मध्यवर्ती अक्षांश कहाँ है, 30 से 35 डिग्री पर। तो ये हमारा वायुदाब का जो है क्वेश्चन है ये पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग जो है हवा के बारे में बात करेंगे कि हवा कैसे बनती है, हवा का क्या प्रभाव होता है, कितने प्रकार की हवाएं होती हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।